नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल ने एक हवाई हमले में गाजा में अल अहली अरब अस्पताल को निशाना बनाया है। इस हमले में कम से कम 500 लोगों के मारे जाने की खबर फिलिस्तीन के अधिकारी ने दी है। वहीं इजराइल ने कहा है कि हमला हमास का ही एक फेल रॉकेट लॉन्च का नतीजा था, लेकिन इसे कोई भी नहीं मान रहा है। दुनिया भर के कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत WHO और इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से इस हमले की कड़ी आलोचना भी की गई है। हमले के कारण अब बाइडेन ने जॉर्डन ना जाने का फैसला किया है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने हवाई हमले की निंदा करते हुए इसे नरसंहार और मानवीय तबाही बताया है। अब्बास अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहले से निर्धारित मीटिंग से भी हट गए हैं। गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में इजराइल के हवाई हमले में अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। मरने वालों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले के बाद अब अरब और इस्लामिक देशों में विरोध की आग जल रही है। सभी ने इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने की बात कही है। इजराइल के इस हमले से शामिल होने से इनकार कर दिया गया है इजराइल की तरफ से, लेकिन मुसलमान देश उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। हवाई हमले के बाद से इस्लामिक देशों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। जॉर्डन, बेरूत, तेहरान, सीरिया, जेनिन और बगदाद समेत कई देशों में जमकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इस हमले को लेकर अंकारा, अम्मान, बेरूत, बगदाद में इजरायली दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान आगजनी भी की गई है और जॉर्डन में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त झड़प भी हो गई है। मंगलवार को गाजा के अस्पताल में विस्फोट हो गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है कि इस हमले का जिम्मेदार हमास खुद है। उन्होंने कहा कि ये हमास आतंकियों ने ही गाजा के अस्पताल में रॉकेट से हमला किया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर हमास पर अस्पताल पर हुए हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अस्पताल में हमारे हाथ कई स्रोतों से खुफिया जानकारी लगी है। उन्होंने कहा कि असफल रॉकेट लॉन्चिंग के लिए इस्लामिक जिहाद ही जिम्मेदार है। ये बात पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि बर्बर आतंकवादियों ने ही गाजा के अस्पताल पर हमला किया है, न कि इजरायली सुरक्षा बलों ने। आतंकवादियों ने हमारे बच्चों की हत्या की, साथ ही उन्होंने अपने बच्चों की भी हत्या की है। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गले मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगवानी की। बाइडेन के इस दौरे के दौरान इजराइल और हमास के बीच जंग के समाधान पर चर्चा हुई। इससे पहले बाइडेन ने गाजा के अस्पताल पर अटैक के बाद 500 लोगों के मरने की घटना की निंदा की थी। उधर गाजा में अस्पताल पर बड़े इजरायली हमले में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस हमले के कारण अमेरिका के उन राजनयिक प्रयासों को करारा झटका लगा है जिसमें वो इजराइल को अपनी रक्षा में अधिकार पर समर्थन जुटाना चाहती थी। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अरब नेताओं का शिखर सम्मेलन भी रद्द हो गया है। वे जॉर्डन की राजधानी अम्मान में अरब नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन में जाने वाले थे। इन सभी मामलों के बीच बाइडेन तेल अवीव पहुंचे और जॉर्डन के किंग ने साफ कहा है कि बाइडेन इजराइल हमास की जंग का समाधान निकालने में सक्षम नहीं है। गाजा के अल अहली अस्पताल में मंगलवार रात हुए हमले में करीब 500 लोगों की मौत हो गई और इस पर अब पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि लोगों की दुखद क्षति से उनको गहरा सदमा लगा है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना भी की। पीएम मोदी के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस हमले पर दुख और गुस्सा जाहिर किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू ने गांधी मैदान के पास बापू सभागार में बिहार के कृषि रोड मैप 2023 से 2028 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। अपनी इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बिहार के 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और एम्स पटना में दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ये राज्य की उनकी पहली यात्रा है। राष्ट्रपति के बिहार दौरे से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य कैबिनेट सहयोगी भी बिहार के कृषि रोड मैप के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए।
मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को इसके नतीजे जनता के सामने आएंगे। बीजेपी की विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने मंगलवार 13 अक्टूबर 2023 को कुल 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया था। इसमें पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ललसावता का भी नाम है। पार्टी की ओर से पहले 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी और फिर देर शाम शेष बची एक सीट पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। उम्मीदवारों की सूची उस दिन जारी की गई जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मिजोरम के दौरे पर थे। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए शेष उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक हुई। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ सीईसी के सदस्य और संबंधित राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। इससे पहले 13 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में मध्य प्रदेश तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीईसी की बैठक की थी। बैठक से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बात को लेकर आश्वस्त दिखे कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में जीत जरूर दर्ज करेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। इसे लेकर लोकसभा की एथिक्स कमेटी 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। इसके लिए कमेटी ने निशिकांत दुबे को बुलाया है। लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी बालागुरु ने बुधवार को दुबे को नोटिस जारी करते हुए ये जानकारी दी है। निशिकांत सुनवाई में मौजूद रहेंगे या फिर नहीं, इसे लेकर उन्हें 20 अक्टूबर तक अपना जवाब देना है। ये सुनवाई संसद के कमेटी रूम में होगी। बता दें कि झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर के नाम चिट्ठी लिखी थी। इसका टाइटल था री एमरजेंस ऑफ नेस्टी कैश फॉर क्वेरी इन पार्लियामेंट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार यानी कि 17 अक्टूबर को निशिकांत दुबे की शिकायत एथिक्स कमेटी के पास भेज दी थी। यूपी में आए दिन हो रहे लिफ्ट से हादसों के बीच अब लापरवाही करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि अब लिफ्ट के बंद होने, टूटकर गिरने और अन्य कारणों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कठोर कानून लागू करने की तैयारी में है। यूपी के ऊर्जा विभाग ने यूपी लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि बिना पंजीकरण के कोई भी लिफ्ट नहीं लगा सकेगा। इतना ही नहीं, लिफ्ट या फिर एस्केलेटर से हादसे होने पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 3 महीने की सजा या दोनों का प्रावधान किया गया है। इस प्रस्तावित एक्ट में सभी प्रकार के लिफ्ट और एस्केलेटर दोनों ही आएंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों के साथ ही सरकारी कार्यालय, इसके साथ ही कड़े प्रावधान होंगे और संस्थान चाहे सरकारी हो या फिर निजी, यहाँ लगने वाली सभी लिफ्ट और संचालक इसके दायरे में आएंगे। अगर घरेलू लिफ्ट नहीं है तो बचे सभी लिफ्ट के प्रशिक्षित ऑपरेटर रखने जरूरी होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। बेटे अब्दुल्ला आजम के फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे आजम को दोषी करार दिया है। ये फैसला रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया है। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का ये केस 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके विरोधी प्रत्याशी नवाब काजिम अली हाईकोर्ट पहुंच गए थे। काजिम ने आरोप लगा दिया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा शासनकाल में 2005 से 6 बैच की भर्ती में नियुक्ति होने वाले बसपा शासन में नौकरी से निकाले गए 22,000 सिपाहियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इन सिपाहियों को वर्ष 2006 से सेवा में निरंतर मानते हुए उनके वेतन वृद्धि, पदोन्नति और सभी सेवा लाभ देने का आदेश यूपी सरकार को दे दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासन देश दिनांक 17 फरवरी 2022 में प्रतिपादित व्यवस्था के आधार पर किया है और इसी को आधार बनाते हुए पारित भी किया है। सपा शासनकाल में 22,000 सिपाहियों को निकाल दिया गया था। बता दें आपको कि इसी पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, जिसे सिपाहियों के लिए बड़े राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने भर में दूसरी बार ग्वालियर दौरे पर जा रहे हैं। इस बार पीएम मोदी ग्वालियर के ऐतिहासिक किला स्थित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 अक्टूबर को इस कार्यक्रम के उपरांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वो करीब 1.5 घंटे तक यहां पर रहेंगे। वहीं उनके दौरे को लेकर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। समारोह ठीक शाम 5 बजे से शुरू होगा और उसी समय पीएम मोदी सिंधिया स्कूल पहुंचेंगे। बता दें कि पीएम को खास तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उनको आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अक्टूबर को दीपोत्सव भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल ने यहां ये जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी 21 अक्टूबर को दीपोत्सव भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 11 नवंबर को दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होना है। इस दीपोत्सव में 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। बता दें कि अगले वर्ष यानी कि 22 जनवरी 2023 श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित की गई है। देश विदेश के नामचीन लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे और इसी को लेकर ये समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें योगी के द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे। नवरात्रि के चौथे दिन लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन में बड़ा तोहफा देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 4% का इजाफा कर दिया है। इसके फैसले के बाद इन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 42% से बढ़कर 46% हो गया है। इस बात की उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार भी 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। अब मोदी सरकार के इस फैसले से देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा और उनकी मासिक वेतन और पेंशन में जोरदार बढ़ोतरी होगी।